मैं अतुल दुबे अभ्युदय आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। एनडीए 2021 का पेपर जो है 18 अप्रैल को आज के दिन संपन्न हुआ है। ठीक है, तो जीएस का क्वेश्चन पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। उसमें अधिकतर क्वेश्चन जीएस के एनसीईआरटी से आए हुए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसे दोहराते रहिए, अगर नहीं है तो आप ई पाठशाला मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आई विल डिस्कस ऑल द मैटर्स ऑफ एनसीईआरटी एंड मेन कंटेंट्स ऑफ जीएस। ठीक है, आते हैं। ठीक है, और इस पेपर आंसर को तैयार करने के लिए मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तैयार किया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ यू। ठीक है, आते हैं। निम्नलिखित में से 101 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, आप जानते ही होंगे। तो 101 नंबर से शुरू है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान में है, जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ था। सीप मतलब सेल, SHELL इंग्लिश में। ठीक है, भारत में जो है सीप का ऐसा स्थल बनाने का बालाकोट की जगह पर नागेश्वर था, लेकिन नागेश्वर ऑप्शन में नहीं है तो बालाकोट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? पहला है राजा का सम्मान करना। ठीक है, दूसरा है अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता करना, ब्राह्मणों को सम्मान करना, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये तीनों बातें थी। ठीक है, ये तीनों बातें थी, केवल यही नहीं था। ठीक है, तो मतलब राजा और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए, प्रजा के कल्याण और सभी धर्मों के जो है धर्मात्माओं का सम्मान करना, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे। ठीक है, और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना, टॉलरेंस रखना, अशोक के धम्म की खास बात थी। ठीक है, उसका धम्म जो है बौद्ध के विचार से प्रभावित था, और साथ में उसने अपने शासन को लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसा विचार प्रस्तुत किया था जो काफ़ी मानवीय था। ठीक है, तो राजा का सम्मान करना उसमें नहीं लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ए वाला आंसर सही होगा। ठीक है, 103 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, मनुष्य के समान मूर्ति बनाई जाती है। तो अब आप देखते हैं इसका जो विलोम वाला भक्ति परंपरा है, मतलब इसका जो उल्टा भक्ति परंपरा है, उसे निर्गुण भक्ति परंपरा कहते हैं। उसमें ईश्वर के निराकार मतलब उसमें आकार की कल्पना नहीं की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में। तो सगुण भक्ति परंपरा, ये वाला सगुण भक्ति परंपराएं विशेषतः देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानवीकृत रूपों में की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इंग्लिश में यहाँ पर बालाकोट आंसर होगा। 101 में यहाँ पर बालाकोट आंसर होगा, यानी कि बी वाला। 102 में यहाँ पर जो है ऑनरिंग द किंग होगा आंसर, बी वाला, ए वाला आंसर होगा। और 103 में यहाँ पर सगुण भक्ति परंपरा वाले में, ठीक है, सी बोथ 1 और 2। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा वो महानंदा होगा। महानंदा एक्चुअली गंगा की ट्राइब्यूटरी है, जो कि दार्जिलिंग के हिल से निकलती है, और गंगा में लेफ्ट हैंड से सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है। ठीक है, बाएं हाथ से गंगा में सबसे अंतिम नदी जो मिलती है वो महानंदा नदी ही है। ठीक है, तो गंगा नदी मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि ये गंगा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, यानी कि कौन सी माइनर प्लेट नहीं है? नासा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 7 बड़े प्लेट, ठीक है, वैसे उसने 6 ही बताया था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर 2 प्लेट मानते हैं तो 7 प्लेट हो जाएगा। अगर अमेरिका को केवल 1 प्लेट मानते हैं तो 6 ही होगा।
और कौन कौन से प्लेट हैं वो जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। दूसरा प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और तीसरा प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। चौथा प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। और पांचवा प्लेट है पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो टोटल देखेंगे मतलब अफ्रीकन, यूरेशियन, अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक और पैसिफिक, ये 6 प्लेटें हैं। अगर अमेरिकन वाले को नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन दोनों मानते हैं तो 7 प्लेट हो जाएंगे, ठीक है। 20 छोटे छोटे प्लेट हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज़, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें छोटे प्लेटों का नाम इसमें देखिए कोकस जो लिखा हुआ, नज़का, कैरोलाइन, ठीक है। ये 11th की एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक इसका आंसर होगा, ठीक है। अंटार्कटिक बड़ा वाला प्लेट है, छोटा प्लेट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों के लाभों में शामिल है। मतलब आइसलैंड में अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। तो नेचुरली जो है वो ऊर्जा निकलेगी, भूतापीय ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। और दूसरा नवीन भूमि का सृजन, मतलब ये नई भूमि, मतलब जो है अगर आइसलैंड पिघलेगा तो वहाँ पर नए आइलैंड डेवलप, नए लैंडस्केप डेवलप होंगे। और तीसरा जब वहाँ लैंड डेवलप होगा तो वहाँ पर टूरिज़्म भी डेवलप होगा। ये तीनों ही सही होंगे, ठीक है, तीनों ही आंसर सही हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, थिंकिंग पर था। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं और प्रसारित करते हैं और परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसको जल योजन या जो है हाइड्रेशन, ठीक है, जल योजन है, हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें अवशोषण, प्रसारण और परिवर्तन होता है, हाइड्रेशन कहते हैं उसको। तो पहला आंसर होगा इसका, ठीक है, जल योजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दीर्घतम अक्षांश है, सबसे बड़ा अक्षांश कौन है। तो इसमें 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ा जो है अक्षांश यही बीच वाला होगा, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय हो तो उसी दिन किस याम्योत्तर यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन पे, ठीक है, में सुबह के 7 बजेंगे। कहाँ पर बजेंगे, तो ये 7.5 जो डिग्री पूर्वी देशांतर बजेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है 5.5 घंटे के अंतर पर और 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, मेन लॉन्गिट्यूड लाइन जिसे जीएमटी ग्रीनविच लाइन ब्रिटेन में जो है वहाँ से पाया जाता है। तो 82 डिग्री 0.5 का अंतर है, 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 5 घंटे का अंतर है तो 75 डिग्री का केवल अंतर होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर 5 ही घंटे का अंतर ना होकर भारत में अंतर 82.5 है, ठीक है। तो 7.5 कम हो जाएगा, तो 7.5 पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे आप ग्रीनविच लाइन है, यहाँ ग्रीनविच लाइन से अगर 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 82.5 डिग्री है भारत का, ठीक है, और यहाँ पर जो है 7.5 पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 75 डिग्री है और 5 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि 1 घंटे में 75 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है। तो इसमें रैदास आंसर होगा। रैदास एक दलित थे, ठीक है, मीराबाई ने सामाजिक परंपरा के खिलाफ जाकर एक दलित को अपना गुरु बनाया था, ठीक है। अगला है महानवमी डिब्बा, निम्नलिखित में से महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करिए। या महानवमी त्यौहार के अवसर पर वितरित की जाने वाली मिठाइयों के बहुत बड़े डिब्बे का नाम है। ये गलत है। एक्चुअली महानवमी जो डिब्बा था वो एक प्रकार का आर्किटेक्ट था, ठीक है, एक नक्काशी थी, ठीक है। और जो आर्किटेक्ट उस पर किया जाता था वो विजयनगर में एक्चुअली किया जाता था। विजयनगर में क्या है कि उभरे हुए स्थल, मतलब आप समझिए कि जो उसमें जो मैप चित्रकारी बनाई जाती थी, ठीक है,
उसमें ऐसे चित्रकारी बनाई जाती थी कि उभार जैसे चित्रकार बनाए जाते थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब वो जो उभार वाले चित्र बनाए जाते थे वो दिखते थे लेकिन वास्तव में उभार होते नहीं थे, ठीक है। तो दूसरा वाला इसमें ऑप्शन देखिए तो वही लिखा भी हुआ है, यह एक बृहद मंच का नाम था जिसका आधार उभरी नक्काशी से जो है आच्छादित था। तो ये दूसरा वाला सही है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो केवल 2 होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आईने अकबरी के बारे में है। तो इसके पूछा है इस आईना अकबरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके रचयिता अबुल फजल थे, तो सही बात है। दूसरा, यह एक बृहद कृति अकबर नामा का एक भाग था, बिल्कुल सही बात है। अकबर नामा का एक हिस्सा था आईने अकबरी, 3rd पार्ट था उसका। और अगला है, इसमें उल्लेख किया गया कि मुग़ल साम्राज्य में विविध जन समुदाय थे और उनकी सामासिक संस्कृति थी, ठीक है, ये भी सही बात है। ये तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है वही आंसर है। तो मतलब बाद में शाहजहाँ के आदेश पर सादुल्ला खान द्वारा इसमें संशोधन किया गया, तो ये बात गलत है क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पर कथनों विचार करना है। देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उन्होंने कहा था देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा जो है पुराणों में लिखी गई, ठीक है, पुराण जो है प्रमाणित नहीं है, वेदों को प्रमाण माना था उन्होंने। तो यहाँ अगला स्टेटमेंट जो है वेदों को अमोघ मानना, मतलब वेद्स आर इनफैलेबल, मतलब जो गलत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि वेद को बैक टू वेदास लाइन थी इनकी, ठीक है। तो जो है दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहले स्टेटमेंट को उन्होंने पुराण के आधार पर नकारा था कि पुराण ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे, बिल्कुल कलकत्ता में वो गए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मुलाकात हुई थी इनकी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इसमें जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना उन्होंने 1875 में की, ठीक है, 1875 में की। दूसरा, सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास रखते थे, ये बात गलत है क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता जो है उनमें रिलीजियस इनटॉलरेंस था, ठीक है। इसी कारण जो है उन्होंने अलग से जो है कांग्रेस से अलग एक संस्था ही बना ली थी, ठीक है, और बाद में कांग्रेस का विरोध करने लगे थे वो, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट, और उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान दिया। तो पहली बात तो वो टॉलरेंट नहीं थे और ना ही इसमें कोई अंशदान दिया गया था, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है और ये सही है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बास्केट ऑफ, इसको इंग्लिश में ही देखिए तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति जो निर्माण होता है, ठीक है, स्थलों के रूप में जो निर्मित होते हैं स्थल, ठीक है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। तो बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये ड्रमलिन से संबंधित है। ड्रमलिन एक्चुअली जो होता है, ठीक है, वो ड्रमलिन ग्लेशियर के डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। यह चम्मच के आकार का या उल्टे नाव का आकार का या जो है एक टोकरी में अंडा रखा हुआ हो, ऐसे आकार का जो है एक स्नो, मतलब ये बर्फ़ का आकार बन जाता है, ठीक है, ग्लेशियर में। तो उसी ग्लेशियर के आकार को बास्केट ऑफ एग्स कहते हैं, ठीक है। और वो संबंधित होता है ड्रमलिन से, ठीक है। ड्रमलिन जो है वो एक प्रकार का डिपोजिशन है, ठीक है, ठीक है। ये स्थलाकृति बनाने का जो तरीका है, मतलब वो कारण जो है उसे ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है, ड्रमलिन कहते हैं। ये प्रोसेस पूरा ड्रमलिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें आंसर बृहस्पति होगा, ठीक है, ठीक है, इसमें आंसर बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा। जुपिटर द्रव्यमान, घनत्व और जो है आकार, तीनों में सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। तो उद्गम बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उद्गम बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है भूकंप शुरू हुआ, ये ऐसे मान लीजिए चित्र बना दें, ये मेन सरफेस है अर्थ का, ये अर्थ का मेन सरफेस है, और ये मैंने बनाया है अर्थ का नीचे वाला पार्ट। ठीक है, मान लीजिए ये टोटल अर्थ है, गोलाकार है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के मेन सेंटर से जहाँ से ये भूकंप शुरू होता है, ठीक है, इसे फोकस कहते हैं, ये वाला फोकस कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पर भूकंप का सबसे पहले असर होगा इस वाले एरिया पर, ठीक है, इस वाले एरिया को कहते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। ठीक है, तो ये जो अधिकेंद्र है, पहला वाला ऑप्शन ए वाला, तो ये ईपी सेंटर यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और फोकस यहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन फोकस के बारे में, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, मैरियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई है। ठीक है, तो आंसर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, 122 नंबर में। अगला क्वेश्चन 123 का है, मैग्नी पदार्थ का एक बृहद पिंड जो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबद, ठीक है, के रूप में विकसित होता है, उसे बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बैथोलिथ कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी मिल जाएगा, सभी किताबों में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 124 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना या ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, असम में नहीं है? तो इसमें तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 दशकों के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहाँ और कब उपस्थित हुए थे? ठीक है, तो 1917 1918 तो इसमें होगा नहीं, जो बी और सी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था, ठीक है, जिसमें आप आंसर में कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसका ऑप्शन एक्चुअली जो है वो सी होगा, क्योंकि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का जो इनाग्रेशन हुआ था, तो 4 फरवरी यानी 4 फरवरी को ही वहाँ पर गांधी जी स्पीच देने गए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मतलब मैं यहाँ अभी तक नहीं आ पाया, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। ठीक है, और 1916 में जो लखनऊ का जो है अधिवेशन हुआ था, वो दिसंबर में हुआ था, तो इसलिए 1916 के दिसंबर में, दिसंबर बाद में पड़ता है, फरवरी पहले में, तो ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ रखी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जवाहरलाल नेहरू ने रखवाई थी 1929 में लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों में स्त्रियों में संपूर्ण क्षमता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया? आर्टिकल 14 और 15 में किया गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, अब इनकी कुल संख्या 10 है, सही बात है। ठीक है, इसमें भारत भी इस समय मेंबर है टेम्परेरी वाले में। ठीक है, एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10+5 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो राइट है, 10 जो है टेम्परेरी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, जिसमें भारत भी है। ठीक है, इस वाले सेक्शन में भारत भी है। ठीक है, और शुरुआती दौर में इनकी संख्या 6 थी, अब 10 है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और जो ये टेम्परेरी जो है मेंबर होते हैं, इनका टर्म ऑफ ऑफिस 2 ईयर होता है, तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक्चुअली 1946 से लेकर 1965 तक नॉन परमानेंट की संख्या 6 थी, बाद में इसकी संख्या 10 कर दी गई। ठीक है, तो ये जो है पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया? तो इसमें जो है आंसर होगा सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। एक्चुअली फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है वो 1774 में बना, 1774 में समाप्त हो गया था, जबकि सेकेंड वाला 1775 में बना और 81 तक चला। एक्चुअली ये जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस था वो 13 कॉलोनियल जो है स्टेट का एक ग्रुप था, जो कि अमेरिका में जिन लोगों ने, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया था अमेरिका में, ठीक है, वो अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में टोटल पाया जाता है। मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, तो इस वाले नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में, ईस्ट वाले पोर्शन में, ठीक है,
वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वही लोग शुरुआती दौर में आज़ाद भी हुए थे। ठीक है, तो इसमें आंसर कुल मिला जुला कर जो है सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होगा। अगला क्वेश्चन है 1917 की क्रांति में बोल्शेविकों ने जिस पर सरकार को हटा दिया था उसका शासनाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें आंसर जो होगा वो जार निकोलस द्वितीय था। इसी के विरुद्ध आंदोलन, जार का शासन निरंकुश शासन था। ठीक है, इसमें मतलब आम जनता के लिए अधिकार कम थे या लगभग जीरो थे, इसी कारण विद्रोह भी हुआ था, आम जनता का ही विद्रोह था। ठीक है, तो साम्यवादी विद्रोह था। ठीक है, 1917 में रूस में, पूरी दुनिया में पहली बार जो है मजदूरों का शासन के लिए विरोध किया गया था। मार्क्सवादी विचार से प्रभावित था ये। ठीक है, तो जार निकोलस द्वितीय इसका आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण या कंडेंसेशन का रूप नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कंडेंसेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, ये क्वेश्चन तभी ठीक होगा, नहीं तो हिंदी में तो टोटल रॉन्ग होने की संभावना रहेगी। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ जो कंडेंसेशन। तो ड्यू मतलब ओस होता है। ठीक है, तो ड्यू में जो है ओस में बूंदें पड़ती हैं। ठीक है, तो आप जानते हो तो कंडेंसेशन के कारण ही वो बूंदें बन पाती हैं। ठीक है, तो मतलब जल की बूंदें जो बनती हैं वो कंडेंसेशन से ही बनती हैं। तो पहला वाला आंसर सही, मतलब इसमें सही नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बनती हैं। दूसरा, फॉग, कोहरा भी उसी का रूप है। ठीक है, कोहरा भी उसी का रूप है। ठीक है, फ्रॉस्ट भी उसी का रूप है। ठीक है, मात्रात्मक अंतर होता है इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में ही जल की बूंदें जो है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का लेवल अलग होता है, साथ में जल की बूंदों की जो है स्थितियां अलग होती हैं। ठीक है, तो जो है तीनों में जो है कंडेंसेशन होता है। स्लीट में कंडेंसेशन नहीं होता है। स्लीट एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर से बनी हुई जो ओस होती है जो नीचे गिरती है तो वो पिघल जाती है। वो पिघलने के बाद जनरली जो है वो पिघलने के बाद जो है पानी का ऐसा बिखरा हुआ रूप होके आता है। ठीक है, जो नीचे गिरने के बाद जो है वो जैसे लगता है बारिश हुआ हो, और अचानक से अगर उस पर हम जाते हैं तो स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, तो स्लीट आंसर होगा, जिसे हिंदी में आप उसमें सहीम वृष्टि लिखा हुआ है, तो सहीम वृष्टि बड़ा टिपिकल है, इसलिए मैं कहता हूँ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देख लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? तो कपासी इसके लिए तो बहुत फेमस है, कपासी। ठीक है, कपासी वर्षाधारी मेघ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप काले बादल जो देखते हो आप, ठीक है, उसमें जो है कपासनुमा जो आकृति बनती है उस कारण कपासी मेघ कहा जाता है उसको। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना कपासी मेघ में होती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतया प्रचलन में नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है कनाडा आंसर मानना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि जापान में आबादी लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा है, भारत में ये प्रचलन है। ठीक है, तो भारत आंसर है नहीं। इंडोनेशिया में भी आबादी ठीक ठाक है। ठीक है, तो कनाडा में 3 करोड़ से आबादी लगभग है, 3 करोड़। ठीक है, जबकि ये गहन निर्वाह कृषि ऐसी इंटेंसिव जो है सब्सटेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर ऐसे जगहों पर जो है, ऐसे जगहों पर, या कह लीजिए कि इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर उसे कहते हैं जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और कह लीजिए कि उस कृषि में जो बहुत सारे ज़्यादा लोग जो है, बहुत सारा पॉपुलेशन कृषि में लगा होता है, जैसे भारत। ठीक है, 54.समथिंग% इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें 54.6% पॉपुलेशन जो है कृषि में इन्वॉल्व है। ठीक है, जबकि जॉब नहीं उसमें है लेकिन फिर भी इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो भारत ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जापान में भी ठीक ठाक आबादी, इंडोनेशिया में भी। ठीक है, तो कनाडा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सबसे सुटेबल आंसर कनाडा है। अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता है इसका आंसर, कोलकाता में। ठीक है, गार्डन रीच कोलकाता, गार्डन रीच जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क से संबंधित है। एक्चुअली जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं
ठीक है, उस तटीय क्षेत्रों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने की योजना रखी गई, उसी को भारतमाला कहते हैं। ठीक है, और साथ में एक योजना है जो है वो सागरमाला है। सागरमाला क्या है? भारत के पोर्ट को जोड़ने का एक, ठीक है, प्रोजेक्ट है, भारत के जितने पोर्ट्स हैं उसको कनेक्ट करने का। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज से मिलती है। हरिके बैराज कपूरथला में, पंजाब में। ठीक है, यहीं पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर सतलज होगा। यही एक नदी है ब्यास, जो कि सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, मतलब ये भारत में ही मिल जाती है ना, इसलिए पाकिस्तान में नहीं जाती। बाकी जितने हैं, झेलम, चिनाब, ठीक है, और रावी जो है, और सतलज, ठीक है, ये सभी जो है वो वहाँ पर जाते हैं, मतलब पाकिस्तान में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी जुडिशरी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, प्रियम्बल को लागू नहीं कराया जा सकता, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इसी आंसर सही होगा। ठीक है, 1957 में मदन गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय जुडिशरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो जो होगा, अध्यक्ष सदन में प्रथमता मत देगा, ये वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि अध्यक्ष लोकसभा का तभी वोट देता है जब वोट बराबर हो जाता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। ठीक है, तो पहले वोट नहीं देता हो। ठीक है, तो पहला वोट नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो मूल कर्तव्य शामिल है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से जो लिया गया 51A आर्टिकल में है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके सरदार सोन सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, और 2002 में 86th अमेंडमेंट करके 11th फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, जो कि 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन के लिए गार्जियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उन्हें स्कूल भेजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ठीक है, इसमें आंसर जो है सिंगापुर होगा। सिंगापुर आउटवर्ड जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर के रूट से भारत में होता है। ठीक है, भारत में सिंगापुर जो है सिंगापुर के माध्यम से सबसे ज़्यादा FDI का इनवर्ड होता है। ठीक है, तो सिंगापुर में आउटवर्ड होगा तभी भारत में इनवर्ड होगा। ठीक है, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास वॉर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारतीय वायुसेना और निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के बीच में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, जोधपुर में हुआ था। ठीक है, जोधपुर में ये वॉर एक्सरसाइज युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 फ्रांस के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की झांकी, ठीक है, टैब्लो, ठीक है, टैब्लो का सर्वश्रेष्ठ टैब्लो का रूप में चयन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड था उत्तर प्रदेश को मिला था। एक्चुअली अयोध्या में राम मंदिर का जो डिज़ाइन बनाया गया था उसी पर मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो यूपी होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2020 में हुए निर्वाचन में फास्टिन आर्केस टूडरो
निम्नलिखित में से किस एक देश के राष्ट्रपति के पद के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए जीत गए हैं? देश का नाम बताना है। तो ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अफ्रीका का देश है। सूडान, चाड और कैमरिन, ठीक है, कैमरून और कांगो रिपब्लिक के बीच में है, मतलब ये इधर जो है, यहाँ मान लीजिए ये अफ्रीका है तो यहाँ लगभग बीच में है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का मैप बना दें हम, ठीक है, तो ये अफ्रीका है, ठीक है, तो लगभग यहाँ पर है ये, ठीक है, बीच में है, ठीक है, जो बात कर रहे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, ठीक है। यहाँ पर वो सूडान है, यहाँ पर सूडान है, ठीक है, यहाँ पर कांगो है, ठीक है, यहाँ पर कैमरन है और यहाँ पर देश है एक चाड, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पर ये देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो यहाँ पर चुनाव हुआ था दूसरे कार्यकाल के लिए, और जो राष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं, ठीक है, वो जो है फास्टिन आर्केस टूडरो हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। आपको सही मायने में जानना केवल यही था कि भारत के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला था, तो अवार्ड अगर भारत के प्रधानमंत्री को मिला था तो आपको ये पता हो जाता, ठीक है, ये अवार्ड मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है, बस इतने से ही आपका आंसर हो जाता, ठीक है, सिविलियन अवार्ड नहीं है, बस इतने से काम चल जाता। अगला क्वेश्चन है अभ्यास कवच। अभ्यास कवच जो है ये जो है के बारे में जो है पूछा है कि ये कौन सा कथन सब उपयुक्त है। तो एक्चुअली एक्सरसाइज जो कवच है वो भारत की तीनों सेनाओं, ठीक है, ट्राई जो है सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों सेना को रखा गया, साथ में कोस्ट गार्ड को भी रखा गया, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है, और तीनों सेनाओं के कोऑपरेशन से एक्सरसाइज होता है, ठीक है, ऑपरेशन कवच, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज कवच। तो ये वाला ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? म्यांमार में बहुत विवाद चल रहा है, आपको पता ही होगा, इस समय मिलिट्री का बहुत ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है, तो वही आंसर भी है यहाँ पर म्यांमार, ठीक। 1 साल के लिए यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता रही है? तो इसमें तमिलनाडु ने बड़ोदरा को हराकर जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है। तो बड़ोदरा को हराया, तमिलनाडु जीती है, तो सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश मालदीव के स्थान पर 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेल की मेज़बानी करेगा? ठीक है, तो वो मेडागास्कर होगा, ठीक है, ये भी करंट से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्लेयर पोलोसाक का समाचार में रहने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो क्लेयर पोलोसाक एक महिला खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट की हैं। साथ में ये सबसे ख़ास बात इनमें है, ठीक है, कि पहली बार किसी महिला एम्पायर को बनाया गया है पुरुष क्रिकेट में, ठीक है, मतलब मेंस ओडीआई क्रिकेट के लिए कोई वीमेन एम्पायर बनाई गई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो इसका आंसर सी होगा। वे पुरुषों के क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित करने वाली प्रथम महिला मैच अधिकारी बनी है, टेस्ट मैच भी और साथ में वनडे भी, ठीक है, दोनों भी, ठीक है, तो आंसर सी होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ जीएस। थैंक्स अ लॉट।